Hello students, my name is Rajnandani and today we are going to do class 10th chapter number 3 money and credit question answers। तो हमारे इसके जो पिछले पार्ट के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। इस पार्ट में हम उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं, आपको कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, कैसे आपको कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज मेंट बाय डेट ट्रैप। डेट ट्रैप से आपका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रैप क्या होता है। ट्रैप मतलब किसी सिचुएशन में फंस जाना, और डेट ट्रैप का मतलब क्या होगा कि ऐसा ट्रैप जिसके अंदर आपने क्या किया, किसी भी तरीके से लोन लिया और उस लोन को आप रीपे नहीं कर पाए, तो उसको रीपे करने के लिए आपने क्या किया, नेक्स्ट लोन फिर से लिया। फिर अगर आपने जो नेक्स्ट लोन है उसको भी आप रीपे नहीं कर पाए और आपने उसको रीपे करने के लिए फिर से नेक्स्ट लोन लिया, तो क्या होता है कि साइकिल बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप बोलते हैं। ओके, so what you can write, a debt trap refers to a situation where a borrower is unable to repay a loan and is forced to take a new loan to repay the old one। ठीक है, लीडिंग टू अ साइकिल ऑफ इंक्रीजिंग डेप्ट। अब क्या होता है, एक साइकिल हो जाती है ये, और क्या होता है इससे क्या, डेप्ट बढ़ता जाता है, टाइम के साथ साथ डेप्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। This often happens due to high interest rate or failed income sources। अब उसका रीजन क्या है, ये बढ़ने का रीजन क्या है, डेट ट्रैप में लोग क्यों फंस जाते हैं, व्हाट्स द रीजन। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है लोन पे, वो क्या होता है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई होता है। और अगर वो हाई नहीं है, तो जैसे कि अगर हमने बात करी थी स्वप्ना वाले केस के अंदर, स्वप्ना के केस में इंटरेस्ट रेट भी कंपैरेटिवली हाई था और उसका क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर हो गया था। ठीक है, और क्या होता है, अगर आप कई तरीके से अगर आपने लोन लिया है, बैंक से ही लोन लिया है, बट अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बिजनेस किसी तरीके से बर्बाद हो गया, आपका बिजनेस नहीं चल पाया, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए, तो क्या होगा, आप रीपे नहीं कर पाओगे लोन को। तो क्या होता है, इस तरीके से आप किसमें फंस जाते हो, एक डेट ट्रैप में फंस जाते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू कॉपरेटिव्स प्रोवाइड क्रेडिट इन रूरल एरियाज। अब कॉपरेटिव्स कैसे रूरल एरियाज के अंदर क्या प्रोवाइड करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है। क्रेडिट मतलब लोन प्रोवाइड करती है। तो कॉपरेटिव क्या होती है, कॉपरेटिव क्या होती है, जब 15-20 लोग मिलकर क्या करते हैं, अपनी अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं और जिस भी पर्सन को रिक्वायर्ड होता है उसको क्या होता है, कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे देते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि कैसे प्रोवाइड करता है। सो हाउ यू कैन राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर पूल रिसोर्सेज। पूल मतलब जिसके पास जितने जितने पैसे वो क्या कर दो, सब इकट्ठे कर लो। सो पूल रिसोर्सेज फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम बैंक्स यूजिंग दीज डिपॉजिट एज कोलेटरल। अब क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बड़ा पैसा चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप लोग, उस पैसे को एज अ कोलेटरल रख के, क्योंकि 15-20 लोग हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाती है, उसका ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। तो जब ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है तो बैंक भी क्या करती है, उस पर्सन की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए, उस कोऑपरेटिव, जैसे कोऑपरेटिव जो सोसाइटी वो काफी टाइम से वर्क कर रही है, तो बैंक क्या करेगी, उनकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से उनको क्या दे सकती है, लोन दे सकती है। ओके, and they provide loans to members for agriculture, trade, housing, fishery and other needs at रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। जैसे कि हमने बात करी थी, अगर बैंक की हम बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हम बात कर लें, तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उससे कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, उससे कंपैरेटिवली कम होता है। तो बैंक से लोन लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेना क्या होता है, कंपैरेटिवली अच्छा होता है और इजी टू रीपे होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the advantages of digital transactions promoted after demonetization। आप सबसे पहले तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, जो आप यूपीआई के थ्रू जो भी पेमेंट करते हो और पेटीएम के थ्रू जो भी पेमेंट करते हो, दैट्स कॉल्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। व्हाट इट कॉल्ड, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। अब क्या बोल रहे हैं, जब भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन मतलब आपने जब देखा होगा कि 500 के और 1000 के जो नोट थे वो बंद हो गए, तो उनका जो लीगल टेंडर था, लीगल टेंडर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर, लीगल टेंडर मतलब आप उसको देकर कुछ भी परचेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपसे ये नोट नहीं चलेंगे। ठीक है, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके बाद जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो कैसे इंक्रीज हो गए थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, दिस यू हैव टू राइट। ओके, सो व्हाट यू कैन राइट, डिजिटल ट्रांजेक्शन रिड्यूस द नीड फॉर कैश एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। अब क्या हुआ, अगर आपके पास अपना फोन है तो आपको कैश लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ठीक है,
जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है। अब जैसे कि मुझे आपका डेटा देखना है, जैसे कि मैं टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे देखना है कि इस पर्सन ने कितना कितना कहाँ पे पेमेंट किया है, तो मैं आपकी पूरी लिस्ट देख सकती हूँ। तो उससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है। किससे? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से। हेल्प इन कंट्रोलिंग करप्शन एंड मेक ट्रांजेक्शन्स फास्टर एंड मोर ट्रेसेबल। अब क्या होता है कि आपने किसको कब कितना पेमेंट किया है, तो सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, इसको ट्रेस करना, अगर आपने कुछ गलत किया है, कहीं गलत पेमेंट हो गया, तो वो रीपे भी हो जाता है आपको। ठीक है, तो इसको ट्रेस करना और करप्शन से इसको लड़ने, मतलब पेमेंट के थ्रू अगर आप किसी भी तरीके का करप्शन कर रहे हो, क्योंकि ब्लैक मनी आप यहाँ पे रेगुलेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लैक मनी भी यहाँ पर चल रही है, तो ब्लैक मनी क्या होगी, कम होगी, और करप्शन के चार्जेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्या फायदा है, दे इंक्लूड मेथड्स लाइक बैंक ट्रांसफर्स। बैंक ट्रांसफर कैसे होता है, चेक के थ्रू होता है, और आप नेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, एटीएम कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो, पीओएस मशीन्स के थ्रू कर सकते हो। पीओएस मतलब जो आपने पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन देखी होगी, जैसे कि आप डीमार्ट जाते हो तो डीमार्ट पे एक ऐसा बॉक्स जैसा होता है, तो दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन। वहां पे अगर आप पेमेंट करते हो तो क्या होता है, वो भी किसका टाइप है, एक ऑनलाइन पेमेंट का टाइप है। और अगर हम यूपीआई की बात करें, जैसे कि आपके पास पेटीएम है, जीपे है, तो आप किसी से भी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। वो सब क्या है, हमारा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का पार्ट है। ठीक है, understood? Now next question. Why is it difficult for poor people to get bank loans in rural areas? अब क्या होता है, पुअर पीपल के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, और उनके पास क्या होता है, प्रॉपर पेपर्स नहीं है किसी भी चीज़ के, उनका कोलेटरल नहीं है रखने के लिए। तो अगर उनके पास कोलेटरल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और बहुत कम चांसेस है कि वो लोन क्या करेंगे, रीपे करेंगे, तो क्या होता है, बैंक उनको लोन देने से पहले सोचती है, और कई बार उनको लोन नहीं मिल पाता है। ठीक है, सो पुअर पीपल ऑफन लैक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल रिक्वायर्ड बाय बैंक्स। मोरओवर बैंक आर नॉट अवेलेबल इन ऑल रूरल एरियाज। ठीक है, कोलेटरल नहीं है वो भी अलग बात है, और कई बार जो रूरल जो जगह है वहां पर क्या अवेलेबल नहीं होता है, वहां पर बैंक्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। These makes it easier for them to borrow from informal sources. अब अगर बैंक्स अवेलेबल नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इनफॉर्मल जो जगह है, इनफॉर्मल जो सोर्सेज है, वहां से क्या करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे या अपना लोन कलेक्ट करेंगे, जैसे कि मनी लैंडर्स हो गए, अपने रिलेटिव्स हो गए। और जो ये लोग होते हैं वो कंपैरेटिवली इनसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वो क्या करते हैं, हाई चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, डेट ट्रैप में फंसने लग जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the working of the modern banking system and how it is linked with the use of money. अब बैंक कैसे काम करता है, बैंक कैसे काम करता है, जैसे कि समझ लो दो लोग हैं, एक पर्सन है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा, सरप्लस में मनी है, तो वो क्या करेगा, अपना पैसा अपने पास ना रखकर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे 10,000 रुपीज आपने आज अपने घर में रखे और आप एक साल बाद जाते हो तो 10,500 हो गए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो जो भी पर्सन जिसके पास सरप्लस में मनी है, वो क्या कर सकता है, अपना बैंक में डिपॉजिट कर सकता है, और बैंक उन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है जिनको रिक्वायर्ड होती है। जैसे किसी पर्सन है जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो गया कि मुझे 10,000 का लोन चाहिए। ठीक है, तो बैंक ने उसको क्या किया, लोन प्रोवाइड किया। अब जिस पर्सन किसके पास सरप्लस मनी है, उसने जब बैंक को क्या दिया, अपना पैसा दिया, तो बैंक उसको आउट ऑफ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। और जिस पर्सन ने लोन लिया है उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बैंक को क्या देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इनका जो डिफरेंस होता है, ये क्या होता है, जो जिस बंदे ने लोन लिया है, जिस भी पर्सन ने लोन लिया है, उससे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, हाई होती है। और जो ये डिफरेंस होता है, यही क्या होता है, बैंक के इनकम का सोर्स होता है। ठीक है, तो दिस यू हैव टू राइट। सो पीपल डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी इन बैंक्स। जो भी सरप्लस में मनी वो क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड पे इंटरेस्ट ऑन दैम। बैंक ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा इस पे।
सो डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ देयर मनी एनी टाइम। अब जैसे मैंने पैसा जमा कराया, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, मैंने जाके बैंक में क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अब वो जो मनी है जब भी मुझे रिक्वायर्ड होगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, बैंक से जाके विड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, बैंक्स कीप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश। अब क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, सारे बैंक्स को रेगुलेट करती है और आरबीआई बोलती है कि आपके पास जितना भी मनी है उसका एटलीस्ट 5% आपको एज अ कैश रखना होगा। क्यों रखना होगा, जैसे कि मैंने आज मनी सबमिट करवाया और हो सकता है कि मुझे 10 दिन बाद क्या हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई, तो मैं जाके क्या करूंगी, बैंक को बोलूंगी कि मुझे मनी चाहिए। तो उसके लिए क्या बैंक, उसके लिए आरबीआई क्या बोलती है बैंक को कि आपको एटलीस्ट 5% एज अ कैश रखना रिक्वायर्ड है। ठीक है, द रेस्ट इज यूज टू गिव लोन्स टू बोरोवर्स। अब बैंक के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया, उसको क्या करेगी, वो एज अ लोन लोगों को देगी, बोरोवर्स को देगी। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे पे ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट पे जितना इंटरेस्ट पे कर रही है उससे ज्यादा चार्ज करेगी, किससे, बोरोवर्स से। Thus, bank act as a link between depositors and borrowers. अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने एक प्लेटफॉर्म का काम किया कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो मेरे को आके जमा करा दो, जिसको चाहिए वो मुझसे ले जाओ। ठीक है, तो एज अ प्लेटफॉर्म का वर्क किया, एज अ लिंक का वर्क किया। सो मॉडर्न मनी इंक्लूड्स बोथ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। मैंने आपको बताया था डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जैसे कि चेक हो गया, चेक क्या होता है हमारा, डिमांड डिपॉजिट होता है। जब भी आपको रिक्वायर्ड है आप जाके क्या करोगे, अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो। और टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जैसे कि एफडीज हो गई, आपने क्या किया कि मैं अपना ये जो पैसा है इसको एफडी में रख रहा हूँ, मतलब 1 साल की एफडी आपने कराई कि 1 साल बाद मुझे इतना मनी चाहिए रिटर्न के अंदर, वो क्या होता है, वो होता है हमारा टाइम डिपॉजिट। और नॉर्मली हम जो मनी रखते हैं हमारे सेविंग अकाउंट में वो क्या होता है, हमारा डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, सो डिमांड डिपॉजिट विथ चेक फैसिलिटी मेक बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैशलेस। अब क्या होता है कि अगर आपने बैंक में सबमिट कर दिया, आपको क्या करना है, अपने अकाउंट से मनी को किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको विड्रॉ करने की जरूरत है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक चेक में अपना अमाउंट फिल कर सकते हो और उस चेक को दूसरे पर्सन को दे सकते हो। वो दूसरा पर्सन जब जाकर अपने चेक में वो क्या करेगा, वो जो चेक अपने बैंक में सबमिट करेगा तो क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट होके उस पर्सन के बैंक अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, वो फिल हो जाएगा, उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो ठीक है, ये क्या हो गया, कैशलेस ट्रांजेक्शन का एक पार्ट हो गया। ओके, नाउ द एंटायर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स। अब ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, बैंक की क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब बैंक की क्रेडिबिलिटी कैसे इंश्योर होती है, वो इंश्योर करता है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, टाइम टाइम पे उसको रेगुलेट करता रहता है। कैसे रेगुलेट करता है कि आपको किसको लोन देना है, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, कितने टाइम के लिए होगा, सब कुछ रेगुलेट कौन करता है, वो करता है हमारा आरबीआई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। अब फॉर्मल सेक्टर्स क्या होता है और इनफॉर्मल सोर्सेस क्या है, क्रेडिट लेने के, लोन लेने के। सो दिस यू हैव टू राइट। सो फॉर्मल सोर्सेस कौन से होते हैं, बैंक्स होते हैं हमारे, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और सोसाइटीज होती हैं। अब इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल के अंदर क्या होंगे, मनी लैंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो सब किस में आएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मल सोर्सेज की, जैसे कि बैंक्स की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। बट अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, अगर आपने उससे लोन लिया है तो उसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, कोई सुपरवाइज नहीं करता, कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें अगर हम फॉर्मल सेक्टर के अंदर, तो वो कंपैरेटिवली रेगुलेटेड होती है और कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। और इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। ठीक है, अब फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल। बट क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और आपको क्या रखना पड़ेगा, अपने किसी असेट को एज अ कोलेटरल रखना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। ठीक है, एंड इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या है, एज सच मे नॉट रिक्वायर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स और कोलेटरल। आपको लोन लेने के लिए कोई भी कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी नहीं है। और अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर की, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कंपैरेटिवली चीप होता है, और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इसी वजह से जो बोरोवर्स होते हैं उनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, किसके अंदर, इनफॉर्मल सेक्टर से। अगर मनी लेंडर्स की बात कर लें तो क्या करते हैं, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
What are the self-help groups? How do they help the poor, especially women? अब सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब खुद की सहायता खुद करो, क्या बोलो, सेल्फ रिलायंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो क्या खुद की सहायता खुद कैसे कर सकते हैं? अब क्या किया, वुमेन्स ने मिलकर क्या किया, 15-20 वुमेन ने अब मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया और क्या किया, अपनी जो सेविंग्स थी, छोटे छोटे जो पैसे थे, उनको क्या किया, इकट्ठा करना स्टार्ट किया और उससे क्या करते थे, वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मिलते थे तो अपने सोशल इश्यूज पर डिस्कशन करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करते थे, तो खुद की हेल्प खुद करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। So self-help groups are small voluntary groups of 15 to 20 members from the same neighborhood. अब ऐसा नहीं कि लोग दूर दूर के होंगे, आसपास के लोग होते हैं, वो मिलके क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप स्टार्ट करते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप। मेंबर्स रेगुलरली सेव स्मॉल अमाउंट्स, और वो क्या करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, सेव करना स्टार्ट करते हैं। द ग्रुप गिव्स स्मॉल लोन्स टू मेंबर्स एट लोअर इंटरेस्ट दैन मनी लेंडर्स। अब ये जो ग्रुप है वो क्या करता है, स्मॉल लोन्स देना स्टार्ट करता है टू मेंबर्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट दैन मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर से कंपैरिजन में क्या होगा, ये अपना जो इंटरेस्ट रेट रखेगा वो क्या रखेगा, लो रखेगा। ठीक है, अब ये जो मनी है, आफ्टर रेगुलर फंक्शनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिकम एलिजिबल फॉर बैंक लोन्स। आप जैसे समझ लो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो 5 साल से या 10 साल से काम कर रहा है, तो उसका क्या होता है, ट्रस्ट बन जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि ये रेगुलरली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लोन्स आर टेकन इन द नेम ऑफ द ग्रुप नॉट इंडिविजुअल्स। अब अगर जो लोन है वो कैसे लिए जाते हैं, ग्रुप के नाम पे लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एज अ पर्सन अकेले जाकर लोन ले लो। ठीक है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी है पूरे ग्रुप की क्रेडिबिलिटी, आपकी इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। Used for activities like releasing mortgage, lend, buying inputs and acquiring tools। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि आप क्या कर सकते हो इस मनी से, अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो आप। जैसे कि आप अगर अपना सिलाई से रिलेटेड कुछ, अपने टेलरिंग का कुछ काम करना चाहते हो तो आपको मशीन्स चाहिए, तो आप मशीन्स खरीद सकते हो, या अगर आप फार्मिंग का काम कर रहे हो तो आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए तो फर्टिलाइजर्स ले सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको कोई टूल्स चाहिए तो आप टूल्स भी क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प वुमेन बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। अब ये क्या करता है, स्पेसिफिकली अगर हम वुमेन्स की बात करें तो उनको सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर बनाने की क्या करता है, बहुत कोशिश करता है और बहुत हेल्प भी करता है। मीटिंग ऑल्सो एड्रेस सोशल इश्यूज लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अब जब लोग रेगुलरली मिलेंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और अगर डिस्कस करते हैं, लोगों को प्रॉब्लम समझ में आती है तो क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन भी मिलता है। ओके, तो ये क्या हो गया, एक मीटिंग ग्रुप हो गया जो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा। So self-help groups reduce dependence on informal loans and collateral requirements। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसने क्या रिड्यूस कर दिया, इनफॉर्मल लोन्स, जैसे कि इनफॉर्मल जो सोर्सेस थे लोन्स, जैसे कि मनी लैंडर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, तो आपको उनसे लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो क्या करते थे, इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली हाई चार्ज करते थे, तो आपको उनसे लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड कोलेटरल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लोन लेने के लिए क्या रखना पड़ेगा, अपना कोलेटरल रखना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स इन रूरल एरियाज यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम सोनपुर विलेज। जो हमने चैप्टर पढ़ा है सोनपुर विलेज का, उसके अंदर कैसे कैसे लोगों ने लोन लिया था, तो दिस यू हैव टू राइट। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज श्यामल, जो स्मॉल फार्मर था। अब क्या किया था, बोरोज फ्रॉम एग्रीकल्चरल ट्रेडर एट 3% पर मंथ। अब उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, ये याद रखना, 3% पर एनम है, पर एनम नहीं, पर मंथ है। So gets farm inputs on credit and repays after harvest। अब क्या किया था, 3% पर मंथ पे इसने क्या लिया था, लोन लिया था, और किसके लिए लिया था, इनपुट्स के लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, फोर्स टू सेल क्रॉप्स एट लोअर प्राइसेस टू रीपे द लोन। अब क्या हुआ था, वो रीपे नहीं कर पाया था अपना लोन, तो उसको क्या करना पड़ा, अपनी जितना भी उसका प्रोडक्शन हुआ था उसको क्या करना पड़ा, उसको कम रेट पे उस ट्रेडर को क्या करना पड़ा, सेल करना पड़ा। ठीक है, अरुण जो मीडियम फार्मर था,
टेक्स अ बैंक लोन एट 8.5% पर एनम। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो एनम के हिसाब से, और वो कितनी है 8.5%। और जो हमने पहले देखा उसमें क्या थी, मंथली बेसिस पे थी, ठीक है। प्लान्स टू रीपे आफ्टर हार्वेस्ट एंड यूज कोल्ड स्टोरेज फॉर द रेस्ट। अब क्या किया उसने, अपना हार्वेस्ट के बाद जब वो उसका पूरा खत्म हो गया, उसकी क्रॉप हो गया, उसके बाद उसने क्या किया, वापस रीपे कर दिया अपना लोन एंड यूज कोल्ड स्टोरेज फॉर द रेस्ट। और जितना भी बचा था उसको क्या कर दिया, कोल्ड स्टोरेज में क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। अब जो कोल्ड स्टोरेज से क्या मिलती है, रिसिप्ट मिलती है, उससे क्या किया उसने, नया लोन लिया ताकि वो और कुछ हार्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, किससे, बैंक से लोन लेने का, ओके। सो रामा लैंड लेस लेबरर की अगर हम बात करें, उसने क्या किया, उसने किससे लोन लिया, एम्प्लॉयर से लिया, मतलब जहां पर वो काम करता है। और उस पर अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट कितनी है, 5% पर मंथ है, ठीक है। एंड रीपेज थ्रू लेबर ऑफन स्टक इन अ साइकिल ऑफ फ्रेश बोरोइंग। अब क्या हुआ, वो उस लोन को रीपे नहीं कर पाया, तो उसको क्या करना पड़ा, अपना जो काम था, मतलब अपना जो लेबर था उसको रेगुलरली वहां पे काम करना पड़ा, और जो लोन था उसको रीपे नहीं कर पाया, उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा, फ्रेश लोन लेना पड़ा, ठीक है। कृषक कोऑपरेटिव, अब कृषक कोऑपरेटिव ने क्या किया, प्रोवाइड्स चीप लोन्स टू फार्मर्स फॉर वेरियस पर्पसेस। अब ये क्या करते हैं, कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस बाय पूलिंग मेंबर डिपॉजिट एंड टेकिंग बैंक लोन्स। अब क्या करते हैं, ये जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे 15 या 20 लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपना पूरा पूल करते हैं कि जिसके पास 2000 है, किसी के पास 2500 है, तो सबने मिलकर क्या किया, पैसा इकट्ठा किया एंड टेकिंग बैंक लोन्स। और क्या करते हैं, ये बैंक से भी लोन लेते हैं जब इनकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया, लोन लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नीड फॉर एक्सपांडिंग फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द पुअर। अब क्या बोल रहा है कि फॉर्मल सोर्सेज जो है हमारे, किसके, क्रेडिट के, इनको क्या, इनकी क्या नीड है, क्या नीड है इनकी, ये क्या होगा, ये क्या होता है, रेगुलेटेड होता है। सबसे पहले तो आरबीआई इनको रेगुलेट करता है, इनका इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली कम होता है, और इनमें क्या होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको किसी भी तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो इसलिए अब क्या रिक्वायर्ड है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड है एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द पुअर। अब पुअर के लिए भी क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए, ठीक है। So formal sources like banks provide credit at lower interest rate. Informal sources often charge exorbitant interest rates leading to debt trap. आप अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो वो जो जितना भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, उसकी वजह से लोग किस में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। पुअर हाउस होल्ड मोस्टली डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ड्यू टू लैक ऑफ कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट्स। आप जितने भी गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते हैं, कोलेटरल प्रॉपर नहीं होते हैं, उसकी वजह से वो किस में फंस जाते हैं, इस डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल रूरल एरियाज। अब क्या होता है, कई बार जो बैंक्स होते हैं वो रूरल एरियाज में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। एक्सपांडिंग फॉर्मल क्रेडिट रिड्यूसेस एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स। अगर फॉर्मल सेक्टर बढ़ता है, अगर पुअर लोग भी फॉर्मल सेक्टर से अगर ले पाते हैं लोन, तो क्या होगा, जो मनी लेंडर से अलग अलग तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं लोगों का, वो नहीं कर पाएंगे। इट अलाउज द पुअर टू इन्वेस्ट इन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर वो लोन लेता है, कोई पुअर पर्सन लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या अपनी क्रॉप में लगाता है, अच्छे इनपुट्स लेता है, तो उससे क्या होगा, उसकी इनकम इंक्रीज होगी। हेल्प्स इन डेवलपमेंट बाय इंक्रीजिंग इनकम, प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Self-help groups and cooperatives are steps toward formalizing rural credit access. अब क्या कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आगे आ सकते हैं और पुअर लोगों की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।